नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में पद्य भाग का चैप्टर पढ़ेंगे नागार्जुन। तो बच्चों, नागार्जुन जो कवि हैं उनका सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं। तो परिचय में हम देखें तो इनका जो जन्म है बच्चों वो 1911 ईस्वी को और मृत्यु इनकी है वो 1998 ईस्वी को हुई। 1911 ईस्वी में नागार्जुन का बच्चों जन्म हुआ। 1998 ईस्वी है उसमें उनका निधन हुआ। इनका जन्म स्थान बच्चों वर्तमान में जो बिहार राज्य है, बिहार है, उसके अंदर जिला है एक दरभंगा। बिहार में बिहार का एक जिला है दरभंगा, उसके सतलखा गांव में इनका जन्म हुआ। सतलखा गांव, ठीक है। राज्य कौन सा आ जाएगा? बिहार, जिला दरभंगा और गांव का नाम है सतलखा। यानी बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में नागार्जुन है, उनका जन्म हुआ। बच्चों, इनका जो मूल नाम था वो था वेदनाथ। इनका जो मूल नाम था बच्चों, नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ था। इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ था। और ये क्या हुआ बच्चों, 1936 को श्रीलंका चले गए, लंका चले गए। नाम के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। 1936 में लंका गए और वहां जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उससे पहले इनका नाम वैद्यनाथ था और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इनका नाम क्या हो गया? नागार्जुन हो गया। ठीक है। 1936 में ये लंका चले गए और वहां पर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, तब इनका नाम क्या हो गया? नागार्जुन हो गया। यानी मूल नाम तो ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। यानी इन्होंने अपनी काव्य रचना नागार्जुन के नाम से की है, लेकिन इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ। ठीक है। अब इनकी आरंभिक शिक्षा है वो संस्कृत पाठशाला में हुई। शुरुआती जो इनकी शिक्षा है ना वो संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वो बनारस और कोलकाता चले गए। आगे का अध्ययन के लिए वो कहाँ कहाँ गए? बनारस भी गए और कोलकाता। वहाँ पर इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा है वो ग्रहण की। हिंदी में इन्होंने अपनी जो काव्य रचनाएं की हैं वो नागार्जुन, हिंदी में इन्होंने काव्य जो रचनाएं की हैं वो नागार्जुन नाम से की हैं। ठीक है, इस नाम से नागार्जुन। लेकिन बच्चों, इन्होंने मैथिली भाषा उसमें भी अपनी काव्य रचनाएं की हैं और वहाँ पर इन्होंने अपना नाम क्या रखा? यात्री के नाम से, यात्री उपनाम से इन्होंने मैथिली भाषा में भी अपनी काव्य रचनाएं की हैं। तो प्रश्न क्या बनता है कि नागार्जुन ने कौन सी दो भाषाओं में अपनी काव्य रचनाएं की हैं? हिंदी में और मैथिली में। हिंदी में किस नाम से? नागार्जुन नाम से। मैथिली में यात्री के उपनाम से। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, दो भाषाएं हिंदी और मैथिली में इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की हैं। हिंदी में नागार्जुन नाम से अपनी काव्य रचनाएं की, मैथिली में यात्री नाम से की। यात्री उपनाम से इन्होंने मैथिली में काव्य रचनाएं की हैं, मैथिली भाषा में। लेकिन मूल नाम क्या था इनका? वैद्यनाथ था। इनके उपनाम भी थे बच्चों। इनको दो उपनामों से जाना जाता है। बाबा भी कहा जाता था या इन्हें ढक्कन, ये इनके उपनाम है, बाबा या ढक्कन।
इन्हें इन उपनामों से भी जाना जाता था। इनके उपनाम थे बाबा या ढक्कन, लेकिन मूल नाम ध्यान में रखना है क्या था? वैद्यनाथ। हिंदी में काव्य रचनाएं नागार्जुन नाम से, मैथिली भाषा में भी अपनी काव्य रचनाएं की यात्री उपनाम से, और इनके उपनाम क्या थे? जिनको बाबा या ढक्कन। और ये 1936 में लंका गए और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। इनका जन्म है वो बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। इन्होंने बच्चों कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया। इनका जो संपूर्ण कृतित्व है, इनकी रचनाएं जो संपूर्ण जो इन्होंने जो कुछ लिखा, वो बच्चों नागार्जुन रचनावली के नाम से इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो एक नाम से उनका संग्रह किया गया है, नागार्जुन रचनावली नाम से। रचनावली, नागार्जुन रचनावली नाम से इनका संग्रह किया गया है। रचनाओं की 7 खंडों में ये प्रकाशित हुई। नागार्जुन रचनावली के कितने खंड हैं? 7 खंड, जिनमें ये प्रकाशित हुई है। फिर बच्चों इनके आते हैं पुरस्कार। तो पुरस्कार इन्हें खूब मिले हुए हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार वो ध्यान में रखने हैं आपको, कौन कौन से नागार्जुन को पुरस्कार मिले। तो इनके पुरस्कार में आता है हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, हिंदी अकादमी पुरस्कार इनको मिला, ठीक है। फिर दिल्ली का शिखर सम्मान भी इनको मिला हुआ है। इनकी काव्य रचना पर दिल्ली का शिखर सम्मान ये भी नागार्जुन को मिला हुआ है। दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार भी इनको काव्य रचना पर मिल चुका था। और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, ये इनको पुरस्कार मिल चुके थे इनकी काव्य रचना पर। देखो, हिंदी का अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में अच्छे काव्य के लिए जो सम्मान दिया जाता है भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, ये नागार्जुन को मिले हुए पुरस्कार हैं। फिर आती हैं इनकी कृतियां, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी कृतियों में देखें तो बच्चों युगधरा, इनकी कृतियों में युगधरा, सतरंगे पंखों वाली ये इनकी कृतियों के नाम हैं। हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली, ये क्या है? इनकी कृतियों के नाम है। हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस, इनकी रचनाओं के नाम हैं। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। फिर हैं मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये भी इनकी रचना का नाम है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। फिर है तालाब की मछलियाँ, तालाब की मछलियाँ। ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने,
भूल जाओ पुराने सपने। इनके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे प्यासी पथराई आंखें, भस्मासुर, खिचड़ी विप्लव, खिचड़ी विप्लव, रतन गर्भ एक और रचना है, रतन गर्भ। ये इनकी रचनाओं के नाम है। ठीक है। इनके अलावा बच्चों हमने बात की थी कि इन्होंने उपन्यास विधा में भी अपना हाथ, अन्य विधाओं में भी, हिंदी के काव्य के अलावा, तो इनके उपन्यास जो चर्चित थे, रतिनाथ की चाची, उपन्यास का नाम है रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बलचनामा, वरुण के बेटे, वरुण के बेटे, दुखमोचन, दुखमोचन और कुंभीपाक, कुंभीपाक, ये इनके उपन्यासों के नाम है बच्चों। तो अब आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, देखो इनका जन्म है वो 1911 में हुआ, मृत्यु है वो 1998 में हुई। इनका जन्म है वो बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। मूल नाम वैद्यनाथ था। 1936 में वो लंका गए थे, वहां पर वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, तो इन्होंने अपना मूल नाम वैद्यनाथ छोड़कर कौन सा नाम हो गया इनका, नागार्जुन हो गया। इनकी शुरुआती शिक्षा वो संस्कृत में हुई, और बाद की शिक्षा वो बनारस और कोलकाता में वो शिक्षा ग्रहण करने गए। इन्होंने 2 भाषाओं में काव्य रचनाएं किया है, हिंदी और मैथिली में। हिंदी में इन्होंने नागार्जुन नाम से और मैथिली में यात्री के उपनाम से इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। इनका उपनाम बाबा अवध दक्खन भी इन्हें कहा जाता है। इनका जो संपूर्ण कृतित्व है वो नागार्जुन रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ, जो कि 7 खंडों में है। इनको पुरस्कार देखे जाएं तो 4 पुरस्कार हैं, हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। ये इनके अच्छे कर्तृत्व की वजह से इन्हें ये पुरस्कार मिले हुए हैं। फिर इनकी रचनाएं, कृतियां जो हैं उनकी हम बात करें, इनकी रचनाओं की बात करें तो युगधरा है, सतरंगे पंखों वाली है, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रतन गर्भ, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने, प्यासी पथराई आंखें, भस्मासुर, खिचड़ी विप्लव। ये इनकी काव्य रचनाओं के नाम है जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि 2 या 3 किसी भी कवि की काव्य रचनाओं छोटे प्रश्नों में पूछ ली जाती हैं। इन्होंने बच्चों आपके जो कवि परिचय दिया गया उसमें नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, उन्हें उपन्यास भी लिखे थे, रतिनाथ की चाची, बलसनामा, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, ये इनके उपन्यासों के नाम थे। और बच्चों सबसे मुख्य बात ये है, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया था, पत्रिका का संपादन मैं आपको बता देता हूँ। वो पत्रिका का नाम था दीपक, नाम की एक पत्रिका का संपादन भी किया था। और हिंदी साहित्य में ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। कौन से कवि हैं? जैसे हमने पढ़ा था पीछे, छायावादी कवि हैं, भक्तिकाल के कवि हैं, वैसे नई कविता के कवि हैं। तो ये क्या है? प्रगतिवादी कवि हैं। 1960 ईस्वी के बाद जो काव्य लिखा गया, कवियों ने एक परंपरा को छोड़कर अलग अलग विषयों पर अपनी कविताएं लिखी, तो वो कवि प्रगतिवादी कवि थे। तो नागार्जुन है, वो भी कौन से कवि माने जाते हैं? प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है। अब बच्चों हम इनका जो चैप्टर है कवि परिचय है वो देखते हैं। नागार्जुन का कवि परिचय अपनी बुक में भी हम जो आया वो पढ़ते हैं। तो देखो, हिंदी और मैथिली के नागार्जुन
जन्म 1911, मृत्यु 1998 ईस्वी को। 1911 में नागार्जुन का जन्म हुआ और 1998 ईस्वी को इनका निधन हुआ, यानी मृत्यु हुई। ये एक प्रगतिवादी कवि थे, ये बात ध्यान में रखनी है। कौन से कवि थे? नागार्जुन है वो कौन से कवि थे? प्रगतिवादी कवि थे। कौन से कवि? प्रगतिवादी कवि थे। इनका जन्म 1911 का हुआ, मृत्यु 1998 ईस्वी को हुई। अब इनका जीवन परिचय है बच्चों, वो देखते हैं। हिंदी और मैथिली के अप्रीतम लेखक और कवि। नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। आप इनको रेखांकित कर लें। हिंदी और मैथिली के अप्रीतम लेखक और कवि, लेखक भी रहे हैं और कवि भी रहे हैं। क्योंकि लेखक क्यों है, हमने पीछे बात की थी कि इन्होंने काव्य के अलावा तो गद्य की अन्य विधाएं उनमें भी अपनी, जैसे हमने देखे थे इनके उपन्यास वगैरह हैं, कहानी वगैरह, उन्होंने इनमें भी अपनी लेखनी चलाई थी। इसलिए वो लेखक और कवि दोनों में आते हैं। और दो भाषाओं में इन्होंने लिखा, वो ध्यान में रखना, हिंदी और मैथिली। हिंदी में नागार्जुन नाम से इन्होंने काव्य रचनाएं की थी और मैथिली में यात्री उपनाम से। ये बात ध्यान में रखनी है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागार्जुन किन दो भाषाओं के कवि थे, तो कवि या लेखक तो हिंदी और मैथिली। हिंदी में नागार्जुन नाम से और यात्री में नागार्जुन नाम से इन्होंने अपनी कृतियां रचनाएं नहीं लिखी थी, यात्री उपनाम से लिखी थी। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता चले गए। 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। 1936 में, यानी बौद्ध धर्म में वो कब गए? 1936 में लंका गए और वहां जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और तब से इनका नाम क्या पड़ गया था? नागार्जुन। ये भी ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इनका नाम क्या पड़ गया था? नागार्जुन। अब देखो, उन्होंने हिंदी, यहां पर रेखांकित कर लेना, उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। हिंदी साहित्य में नागार्जुन नाम से लिखा है, यानी हिंदी में जो भी इन्होंने कवि के रूप में या लेखक के रूप में जो भी रचनाएं लिखी हैं वो नागार्जुन नाम से, और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से इन्होंने अपना काव्य पाठ किया है। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया। गद्य और पद्य, पद्य में कवि हो जाता, गद्य में लेखक हो जाता। तो नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी अपनी लेखनी है वो चलाई है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रत्नावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित हुआ। इनका संपूर्ण कृतित्व है, इनकी पूरी तरह लेखक के रूप में इन्होंने कुछ लिखा हो या फिर कवि के रूप में जो कुछ लिखा हो, वो पूरा का पूरा है वो नागार्जुन रत्नावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित हुआ था। उनको अब देखो, उनको हिंदी अकादमी पुरस्कार देखी है। अब इनको रेखांकित कर लेना, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले पूछे जा सकते हैं। नागार्जुन को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो उनको हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली के शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इनको पुरस्कार मिले हैं। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। आंदोलन धर्मी यानी उन्होंने समाज की बातें हैं वो जनता के सामने रखी, इसलिए इनको व्यापक यानी बहुत सारी लोकप्रियता प्राप्त हुई अपनी रचनाओं में। अब इनकी कृतियां देखिए। युगधरा कृतियों के नाम मैंने पहले भी आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि कवि परिचय आपको पूछा जाता है, लेखक परिचय भी पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपको लेखक परिचय का जो गद्य भाग हम पढ़ेंगे उस तब देखेंगे। अभी हम पद्य पढ़ रहे हैं तो कवि परिचय का एक बड़ा प्रश्न भी रहेगा, छोटे प्रश्न भी रहते हैं। तो आपको जो कवि परिचय आता है वो बहुत ही एकाग्र होकर पढ़ना है, उनको ध्यान में रखना है। कौन से कवि का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनकी रचनाओं का नाम, कौन से युग के वो कवि हैं। तो मैंने जिसमें नहीं भी दे रखा तो बताया, जिसमें इसमें कहीं पर आ नहीं रहा कि वो प्रगतिवादी कवि हैं, तो लेकिन मैंने बताया आपको प्रगतिवादी कवि हैं। कौन से युग का कवि है, तो हिंदी साहित्य में कौन से युग में उन्हें रखा गया, तो ये प्रगतिवादी कवियों में आते हैं, आधुनिक कवि हैं।
और तो जब बड़ा प्रश्न आता है तो उनमें सब बातें इनकी आएंगी। इनका जन्म कब हुआ, बड़ा प्रश्न में आपको गद्य के रूप में लिखना है सविस्तार, तो उनकी रचनाओं के नाम भी आएंगे, उनका जन्म स्थान भी आएगा, वो पूरा आपको उसको विस्तृत कर देना है। छोटा प्रश्न पूछा जाए जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, मूल नाम जैसे नागार्जुन का क्या था, कौन सी भाषाओं में इन्होंने लिखा, छोटे प्रश्न, तो इनको आपको पूरे को बड़ी सावधानी से और बड़ी ध्यान से पढ़ना है। रचनाओं का नाम पूछा जा सकता है किसी भी कवि की, तो वो रचनाओं का नाम भी ध्यान में रखना है। तो इनकी रचनाएं हैं युगधरा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। इनके अलावा मैंने कुछ और भी बताई थी, प्यासी पथराई आंखें, भस्मासुर, खिचड़ी विपुल हुए, रतन गर्भ, ये इनकी रचनाओं कृतियों के नाम हैं। इनके अलावा मैंने कुछ उपन्यासों के नाम भी आपको बताए थे, रतिनाथ की चाची, पलसनामा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, ये इनके कुछ उपन्यास थे। लेकिन आपको इन चीज़ों को बड़ी ध्यान से रखना है, तो कवि परिचय में दे रखे हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। और इनमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, और बड़ा प्रश्न पूछ लिया कि नागार्जुन के जीवन परिचय को लिखिए, तो आपको इनमें से लगभग बातें वो लिखनी है, बड़े प्रश्न के रूप में भी आएगा एक प्रश्न, ठीक है। फिर बच्चों आता है पाठ परिचय। तो हम पाठ परिचय में देखेंगे, यहाँ पर बच्चों हमारे पास पाठ परिचय में, इस पाठ में कल और आज उषा की लाली, कल और आज उषा की लाली, इनकी दो कविताएं हैं। एक का नाम है कल और आज, और दूसरी है उषा की लाली। ये दो कविताएं इनकी हमारे सिलेबस में है, कल और आज और उषा की लाली। कल और आज, इसमें ग्रीष्म ऋतु में जब खेत वगैरह धरती है, प्रकृति जो है वो तप रही है, उसका वर्णन कर रहे हैं, और उसके बाद वर्षा ऋतु आ जाती है तो प्रकृति है वो बदल जाती है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। उषा की लाली में उगते हुए सूर्य को, बाल रवि का उन्होंने वर्णन किया है। तो देखिए पाठ परिचय, नागार्जुन की कविता कल और आज ग्रीष्म की घोर तपिश में, तपिश भरी दूरहुता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। नागार्जुन की कविता है कल और आज, वो ग्रीष्म ऋतु की घोर तपिश, ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में भयंकर जब गर्मी पड़ती है, सूर्य तपता है, भयंकर लू चलती है, आंधियां चलती हैं, जो सहन नहीं होती है, और उसके पश्चात जब वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है, उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति एकदम से बदल जाती है। जो प्रकृति तप रही थी लुओं के कारण, पेड़ पौधों का रूप, जानवरों का, पशु पक्षी ले लो, चाहे किसी भी जीव, मनुष्य को ले लो, सब जो गर्मी से परेशान थे, और वर्षा ऋतु के आते ही वहाँ का जो मौसम है, प्रकृति है, वो मन भावन हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु से के हताश एवं उदास मुख कर्षक धूल स्नान करते पक्षी वृंद, ग्रीष्म ऋतु में जब वर्षा नहीं होती है, भयंकर लुएं चलती हैं, तो कृषक वर्ग है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ के कृषक हैं, किसान जो हैं, वो भी उदास और हताश हो जाते हैं, कब वर्षा होगी, भयंकर रूप से धरती है वो तप रही है, अनाज होगा या नहीं होगा। और गर्मियों में धूल में स्नान करने लग जाते हैं, पक्षी हैं वो भी धूल में स्नान करने लगते हैं। सूखे खेतों का वीराना उजाड़पन, और सूखे हुए खेत नज़र आते हैं, उजाड़ से नज़र आते हैं, क्योंकि कोई फसल नहीं, हरियाली नहीं होती है खेतों में। बदरंग आसमान, जहाँ एक और समाज के सोपान पर, बदरंग आसमान, आसमान है वो बदरंग का, क्योंकि आंधियाँ चलती हैं, मिट्टी उड़ती है, तो आसमान भी बुरे रंग का, खराब रंग का नजर आने लगता है। आसमान जहाँ एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति गण चित्र उनकी सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा ऋतु आती है तो उसका आगमन है वो परिवर्तन का संकेत होता है, क्योंकि प्रकृति है वो बदल जाती है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। वर्षा के आगमन से जो प्रकृति रूपी, यहाँ पर प्रकृति रूपी सुकन्या, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है बच्चों,
वो है नाचती हुई प्रतीत होती है, चारों ओर हरियाली सी हो जाती है, मिट्टी की सी महक है वो आने लगती है चारों ओर से। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। देसी अंदाज में उन्होंने अपनी भाषा, लोगों की भाषा है, लोक भाषा है, उसका प्रयोग अधिक किया है। इसके बाद बच्चों उनकी दूसरी कविता है उषा की लाली, उसका परिचय भी हम देख लेते हैं। उषा की लाली, उसमें क्या है कि उषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप से मुखरित हुआ है। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम था वो अवतरित हुआ है। शिशु रूप में उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है। शिशु रूप में जब बाल सूर्य उदय होता है, सुबह सुबह सूर्य जब उदय होता है तो चारों ओर आसमान में लालिमा सी नजर आती है, तो उससे कवि ने क्या कहा है, बाल सूर्य कहते हैं। बाल सूर्य क्या होता है, जब सूर्य उदय होता है चारों ओर लालिमा सी रहती है, उसको हम देख भी सकते हैं, उसका प्रकाश तेज नहीं होता है उस समय। उदय होते सूर्य की केसरी आभा जो कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है। जब उदय सूर्य होता है तो हिमालय पर्वत की स्वर्ण शिखर चोटियां हैं, उनका सा आभास देती है, उससे कवि दूर नहीं होना चाहता और उस दृश्य से कवि है वो दूर नहीं होना चाहता है। कविता में भी आएगा कि कवि को ये डर सा लगता है कि कहीं मैं इस दृश्य से वंचित न हो जाऊं, ये दृश्य है वो बिखर न जाए। उगते हुए सूर्य का दृश्य है कवि को बहुत ही प्रिय लगता है। तो बच्चों ये हमने कवि परिचय और पाठ परिचय पढ़ा। अगले वीडियो में हम इनकी कविता कल और आज का अध्ययन करेंगे। तब तक आप जो कवि परिचय है उसको विशेष रूप से पढ़िए, क्योंकि उसमें छोटे और बड़े कई प्रश्न बनते हैं, आपके सामने भी आएंगे। अगर आप उनका 2-3 बार अध्ययन करेंगे तो छोटे बड़े प्रश्न भी आएंगे। मैंने आपको बता दिया कि बड़ा प्रश्न भी आएगा, कवि परिचय में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो जितने भी आपके 8-10 कवि हैं उनका परिचय आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप एकाग्र होकर